नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आपका अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का 4th चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 4th चैप्टर है की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसके की एलिमेंट्स क्या-क्या होते हैं। साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री दैट हैज पीपल ऑफ सेवरल रेसेस। रेसेस मतलब होता है वर्ग या प्रजाति। तो साउथ अफ्रीका एक कंट्री है जहाँ पे कई प्रजाति के लोग रहते हैं या कई वर्ग के लोग रहते हैं। देर आर ब्लैक पीपल हु बिलोंग टू साउथ अफ्रीका। वहाँ पे काले लोग जो हैं, जो ब्लैक पीपल हैं, वो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। व्हाइट हु केम देयर टू सेटल। और व्हाइट यानी कि गोरे लोग वे हैं जो वहाँ पे सेटल होने के लिए आए थे। एंड इंडियंस हु केम एज लेबरर्स एंड ट्रेडर्स। और जो इंडियंस हैं जो कि वहाँ पे एज ए लेबर या ट्रेडर्स आए थे। Maya Naidu, an 11-year-old South African girl living in the town of Johannesburg, was helping her mother clear up her old boxes. जो माया नायडू जो कि 11 साल की लड़की थी, साउथ अफ्रीकन गर्ल यानी कि साउथ अफ्रीकन लड़की थी, वो एक टाउन में जोहानिसबर्ग के एक छोटे से टाउन में रहती थी। वह अपनी माता की मदद कर रही थी जो ओल्ड बॉक्सेस पड़े थे उसको क्लियर करने में। ठीक है, तो आगे क्या होता है, शी फाउंड अ स्क्रैप बुक फुल ऑफ पिक्चर्स एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल। उसे एक स्क्रैप बुक मिलता है जो कि पिक्चर से और न्यूज़पेपर के आर्टिकल से भरा पड़ा था। देयर वर मैनी पिक्चर्स ऑफ अ यंग स्कूल बॉय ऑफ अराउंड 15 ईयर्स ऑफ एज। उस जो स्क्रैप बुक था उसमें बहुत सारी पिक्चर्स थी एक यंग स्कूल बॉय की जो कि जिसकी एज लगभग 15 साल रही होगी। When she asked her mother who the boy was, जब उसने अपनी माता से पूछा कि वह लड़का कौन था, she was told that he was called हेक्टर पीटरसन। तो उसकी माता ने बताया कि वह हेक्टर पीटरसन है। He had been shot by the police। वह पुलिस के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई या मार दिया गया। माया was shocked। माया शॉक्ड हो गई। तो why? उसने पूछा क्यों। Her mother explained that South Africa was earlier governed by apartheid laws। अपार्थाइड मतलब होता है कि जो रंग भेद करना, ठीक है। तो उसकी माता ने उसको एक्सप्लेन किया कि जो साउथ अफ्रीका था, जो अर्लियर गवर्नमेंट थी इसके यानी कि जो पहले की गवर्नमेंट थी वो अपार्थाइड लॉ के द्वारा गवर्न की जाती थी। अपार्थाइड मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। अपार्थाइड का मतलब क्या होता है, सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रेस के बेसिस पे सेपरेशन। साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू व्हाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेसेस। जो साउथ अफ्रीकन लोग थे वे डिवाइड थे किसमें, व्हाइट लोग एक व्हाइट होते थे, ब्लैक होते थे, इंडियन और कलर रेसेस में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ के अकॉर्डिंग दीज रेसेस वर नॉट अलाउड टू मिंगल विद ईच अदर। तो जो अपार्थाइड लॉ था उसके अकॉर्डिंग ये जो चारों रेसेस थी, कौन कौन, व्हाइट, ब्लैक, इंडियन और कलर रेसेस जो थी, इनको अलाउ नहीं था, परमिशन नहीं था गवर्नमेंट के द्वारा कि एक दूसरे से मिंगल हो पाए या मिलजुल पाए। ठीक है, टू लाइव नियर ईच अदर और इवन टू यूज कॉमन फैसिलिटी। यहाँ तक कि ये भी उनको अलाउ नहीं था कि वे एक साथ रह सके या कॉमन फैसिलिटीज जो है कि यूज कर सके। माया कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स। अब माया को अपने कानों पे भरोसा नहीं, बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा भी था। मायाज मदर साउंडेड एंग्री व्हेन शी स्पोक अबाउट लाइफ अंडर अपार्थाइड। तो माया के पूछने के बाद जब उसकी माता उसको बताती है अपार्थाइड लॉ के बारे में, तो अपार्थाइड का लॉ जो था इतना ज़्यादा अजीब था, मतलब इतना अलग था। तो जब उसकी माता ने उसको बताया, यानी कि अब उसने पूछा, जो माया नायडू थी, उसने जब अपनी माँ से पूछा कि अपार्थाइड लॉ क्या थे, तो उसने बताया रंग, सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेसेस। मतलब लॉ था, ऐसा था कि मतलब एक दूसरे से मिंगल होकर रह नहीं सकता था, कोई मिंगल नहीं हो सकता था, कॉमन फैसिलिटीज नहीं हो यूज कर सकता था। तो उस टाइम जब बता रही थी माया नायडू को उसकी माँ, तो उनकी बातों में बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाई दिया। शी टोल्ड माया दैट इन दोज डेज, उन्होंने माया को बताया कि उन दिनों हॉस्पिटल्स वर सेपरेट एंड सो वर एम्बुलेंसेज। कि उस टाइम हॉस्पिटल सेपरेट होते थे, यहाँ तक कि एम्बुलेंसेज भी जो होते थे वो भी सेपरेट, एम्बुलेंस की व्यवस्था भी सेपरेट थी। एंड एम्बुलेंस मीन फॉर व्हाइट पीपल वुड ऑलवेज बी वेल इक्विप्ड while one mean for black people was not। तो एक ऐसी एम्बुलेंस जो कि व्हाइट पीपल के लिए, वे व्हाइट पीपल यानी कि गोरे लोगों के लिए वो एम्बुलेंस होती थी जो वेल इक्विप्ड होती थी, यानी कि हर पूरी फैसिलिटीज उसमें होती थी। जबकि जो काले लोगों के लिए होती थी वो बहुत घटिया किस्म की थी, मतलब पूरा वेल फैसिलिटीज में या वेल इक्विप्ड नहीं होता था। देयर वर सेपरेट ट्रेन एंड बसेज। यहाँ तक बसेज और ट्रेन भी सेपरेट थी। इवन द बस स्टॉप्स वर डिफरेंट फॉर ब्लैक एंड व्हाइट पीपल। यहाँ तक कि जो बस स्टॉप होते थे वे भी काले और गोरे लोगों के लिए अलग अलग होते थे।
नॉन वाइट्स वर नॉट अलाउड टू वोट। जो नॉन वाइट्स यानी काले लोग थे उनको वोट देने की परमिशन नहीं था, यानी कि उनको अलाउ नहीं था कि वे वोट दे सके। द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वाज रिजर्व फॉर द वाइट पीपल एंड नॉन वाइट्स हैड टू लाइव ऑन द वर्स्ट अवेलेबल। जो कंट्री की बेस्ट लैंड थी यानी सबसे अच्छी लैंड जो होती थी वह वाइट लोगों के लिए रिजर्व रहती थी, जबकि जो एकदम वर्स्ट लैंड होती थी, वर्स्ट लैंड यानी सबसे बेकार जो लैंड होती थी, वे उस पे कौन रहते थे, नॉन वाइट जो रहते थे वे लोग रहते थे। दस ब्लैक्स एंड कलर्ड पीपल वर नॉट कंसिडर्ड टू बी इक्वल टू वाइट्स। इसलिए जो ब्लैक और कलर पीपल होते थे वे कंसीडर नहीं किया जाते थे किसके इक्वल, वाइट लोगों के इक्वल। वन ब्लैक टाउनशिप वाज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप सोवेतो। एक साउथ वेस्टर्न टाउनशिप था जो कि सोवेतो, जहाँ पे केवल ब्लैक लोग रहते थे। हेक्टर पीटरसन लाइव हियर एंड ही एंड हिज क्लासमेट ज्वाइन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट लर्निंग द अफ्रीकांस लैंग्वेज इन स्कूल। जो हेक्टर पीटरसन था वो भी सोवियतों में ही रहता था। एंड ही एंड हिज क्लासमेट ज्वाइन द प्रोटेस्ट, वह और उसके क्लासमेट ने एक प्रोटेस्ट ज्वाइन कर लिया। क्यों कि अगेंस्ट लर्निंग द अफ्रीकांस लैंग्वेज इन द स्कूल, यानी कि जो वहाँ के श्वेत लोग थे, जो गोरे लोग थे, वे स्कूल में अफ्रीकांस लैंग्वेज बोलते थे, इसलिए अफ्रीकांस लैंग्वेज बोलने के लिए काले लोगों पे भी जोर दिया गया। तो वहाँ का जो हेक्टर पीटरसन था उसने एक प्रोटेस्ट अपने साथियों के साथ मिलकर एक प्रोटेस्ट इसके अगेंस्ट में किया। दिस वॉज द लैंग्वेज दैट दी व्हाइट स्पोक, यानी यह वह लैंग्वेज थी जिसको ये गोरे लोग बोलते थे। हेक्टर एंड अदर स्कूल स्टूडेंट्स वर बीइंग फोर्स्ड टू लर्न दिस लैंग्वेज। तो इसलिए जो हेक्टर था और अदर स्टूडेंट थे उनको फोर्स किया गया कि वे अफ्रीकांस लैंग्वेज बोलें या लर्न करें। बट दे वांटेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज जुलू, बट वे अपना जो उनकी खुद की लैंग्वेज थी जुलू उसको बोलना चाहते थे। द साउथ अफ्रीकन पुलिस बीट अप द प्रोटेस्टर्स मर्सिलेसली। जो साउथ अफ्रीकन पुलिस थी वो सारे प्रोटेस्टर को, जितने लोग भी धरना दे रहे थे, सबको मर्सिलेसली मतलब बिना दया के बहुत ज्यादा पीटती है। एंड शॉट एट द क्राउड, और उस क्राउड पे, उस भीड़ पे गोली चला देती है, फायरिंग कर देती है। वन ऑफ देयर बुलेट्स किल हेक्टर, उसमें से एक बुलेट जाके उस हेक्टर को लग जाती है। दिस वाज ऑन 16 जून 1976। यह 16 जून 1976 को हुआ था जब हेक्टर पीटरसन शॉट कर दिया गया था, किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा। The African National Congress, a group of people who led the struggle against apartheid, and their most well-known leader, Nelson Mandela, fought the apartheid system for several years. दी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस क्या था, यह ग्रुप ऑफ पीपल हु लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, यानी ये उन लोगों का समूह था जो इस अपार्थाइड लॉ के या अपार्थाइड जो अपार्थाइड रूल होता था उसके खिलाफ जो है इन्होंने एक स्ट्रगल किया था, उसके अगेंस्ट में इन्होंने स्ट्रगल किया था। ठीक है, तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर थे और लीडर थे नेल्सन मंडेला, उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ कई सालों तक जो है कि लड़ाई लड़ी। फाइनली क्या हुआ, दे सक्सीडेड एंड इन 1994 फाइनली उनको वे सफल हुए और 1994 में साउथ अफ्रीका बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री। साउथ 1994 में दोस्तों जो साउथ अफ्रीका था वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाता है, इन विच पीपल ऑफ ऑल रेसेस वर कंसीडर्ड इक्वल, जिसमें कि सारे रेसेस को लोग जो थे इक्वल कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मींस टू ऑल ऑफ अस। चलो हम ट्राई करते हैं समझने की कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है हमारे लिए। पार्टिसिपेशन, व्हाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शन, हमारा जो हम एक रेगुलर इलेक्शंस क्यों होते हैं। ठीक है, मतलब जो इलेक्शन होते हैं हमारे यहाँ, जैसे कि हर 5 ईयर पे इलेक्शन होता है, क्यों होते हैं। यू हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट पीपल मेक द डिसीजन इन अ डेमोक्रेसी। जैसा कि प्रीवियस चैप्टर में, इसके जस्ट पहले चैप्टर, इसके पहले जो चैप्टर था, यानी कि चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था कि क्या होता है कि द पीपल मेक द डिसीजन इन डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी होता है उसमें लोग डिसीजन जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है वो लोग करते हैं, यानी पब्लिक करती है। तो वोटिंग इन इलेक्शन पीपल इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम। तो वोटिंग के थ्रू, इलेक्शन में वोटिंग के थ्रू जो लोग होते हैं, इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम, वे अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। दीज रिप्रेजेंटेटिव टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिनका सिलेक्शन जो, जिनको कौन इलेक्ट करते हैं, पीपल, लोग इलेक्ट करते हैं, वे डिसीजन लेते हैं किसके बिहाफ पे, इन लोगों के बिहाफ पे, इन पीपल के बिहाफ पे। ठीक है, in doing so it is assumed that they will keep in mind the voices and interest of the people। और ऐसा एज्यूम किया जाता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो डिसीजन लेते वक्त लोगों की जो जरूरतें होंगी और उनकी जो मांगे होंगी उसको ध्यान में रखेगा।
ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड पीरियड, जितनी जो सारी गवर्नमेंट जो है फिक्स पीरियड के लिए इलेक्ट की जाती हैं, चुनी जाती हैं। इन इंडिया में यह जो टाइम पीरियड है 5 साल का है। वंस इलेक्टेड, जब वो इलेक्ट कर दी जाती हैं, गवर्नमेंट्स कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर दैट पीरियड। तो अगर एक बार वो चुनने के बाद जो गवर्नमेंट होती है वो केवल 5 साल के लिए स्टे कर सकती है, मतलब 5 साल के बाद इलेक्शन का जो प्रोसेस होगा वो फिर से होगा। If they want to continue to be in power, then they have to be re-elected by the people। अगर गवर्नमेंट के जो लोग हैं या जो गवर्नमेंट है वो अगर चाहती है फिर से वे शासन करे, पावर में कंटिन्यू रहे, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है? दे हैव टू बी री इलेक्टेड बाय द पीपल। लोगों के द्वारा उनको री इलेक्ट करना पड़ता है, यानी कि अगर लोग उनको री इलेक्ट करेंगे तभी वो सत्ता में फिर से रहेंगे। दिस इज अ मोमेंट व्हेन पीपल कैन सेंस देयर पावर इन अ डेमोक्रेसी। यह वह मोमेंट होता है जिसमें जो लोग होते हैं, उस कंट्री के जो लोग होते हैं, डेमोक्रेसी में अपनी पावर को सेंस कर सकते हैं। इन दिस वे द पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शन। इस तरीके से जो गवर्नमेंट की पावर होती है वो लिमिटेड रखी जाती है बाय किसके थ्रू? बाय रेगुलर इलेक्शंस। ठीक है। अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इलेक्शन आर यूजुअली होल्ड वंस इन 5 ईयर। यूजुअली जो इलेक्शन होता है कब कब हेल्ड किया जाता है? वंस इन 5 ईयर, 5 साल में एक बार। बिसाइड्स वोटिंग देयर आर अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। बिसाइड वोटिंग यानी कि वोटिंग के अलावा देयर आर अदर वेज, और भी तरीके हैं पार्टिसिपेट करने के, किसमें? इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के प्रोसेस में। पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड बाय क्रिटिसाइजिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड। तो आखिर में जो लोग होते हैं इसके अलावा कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? तो लोग पार्टिसिपेट करते हैं बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट की काम है, जो गवर्नमेंट काम कर रही है, उनमें भी इंटरेस्ट लेके पार्टिसिपेट करते हैं। एंड और जब जरूरत पड़ती है, जब रिक्वायर्ड पड़ता रहता है, तो उसको क्रिटिसाइज करते हैं। इस प्रकार वे क्या करते हैं? हिस्सा लेते हैं। इन अगस्त 2005 में व्हेन अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट इंक्रीज द मनी पीपल हैड टू पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी। 2000 अगस्त 2005 में क्या हुआ? जब एक पार्टिकुलर गवर्नमेंट थी, इंक्रीज द मनी, उसने क्या किया? मनी को इंक्रीज किया। पीपल हैड टू पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी का जो इलेक्ट्रिसिटी की बिल थी उसको गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया। तो पीपल एक्सप्रेस देयर डिसअप्रूवल वेरी शार्पली। तो जो लोग थे, उसने अपना जो डिसअप्रूवल था, उसकी जो नाराजगी थी, उसको बहुत ही तेजी से उन्होंने एक्सप्रेस किया। दे टुक आउट रैलीज एंड आल्सो ऑर्गेनाइज्ड सिग्नेचर कैंपेन। तो लोगों ने क्या किया? रैली निकाली और सिग्नेचर कैंपेन ऑर्गेनाइज किया। सिग्नेचर कैंपेन में क्या होता है? बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब एक सिग्नेचर कैंपेन यानी होता है ना, पोस्टर पे सारे लोग, जितने लोग डिसअप्रूवल रहेंगे, जितने लोग मतलब सेटिस्फाई नहीं रहेंगे डिसीजन से, वो क्या करते हैं? अपना साइन देते हैं। सारे लोग क्या करेंगे? अपना अपना साइन यहाँ पे करेंगे। उसको क्या बोलते हैं? एक सिग्नेचर कैंपेन होता है। ठीक है। द गवर्नमेंट ट्राइड टू एक्सप्लेन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन बट फाइनली लिसन टू द पीपल्स ओपिनियन एंड विथड्रॉ द इनके। तो गवर्नमेंट ट्राइड टू एक्सप्लेन, जैसा कि हमने जस्ट थर्ड चैप्टर में थर्ड चैप्टर में देखा था अभी, कि इसमें जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होता है उसमें क्या होता है? लोगों को अपने जो डिसीजंस होते हैं उसको, गवर्नमेंट को डिसीजन को एक्सप्लेन करना पड़ता है, लोगों के सामने उसको डिफेंड करना पड़ता है। सेम इस केस पे भी गवर्नमेंट ने लोगों को एक्सप्लेन करने का कोशिश किया और अपने डिसीजन को भी या अपनी सफाई देने की कोशिश की। बट फाइनली क्या हुआ? लिसन टू द पीपल, लोगों को सुनते हुए ओपिनियन एंड विथड्रॉ द इंक्रीज। तो लोगों की ओपिनियन को सुनते हुए उसने अपनी इस इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बढ़ाई थी, उसने क्या कर दिया? उसको हटा दिया, विथड्रॉ कर दिया। द गवर्नमेंट हैड टू चेंज इट्स डिसीजन बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। द गवर्नमेंट हैड टू चेंज डिसीजन, गवर्नमेंट को डिसीजन चेंज करना पड़ा। क्यों? बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, क्योंकि वह लोगों के प्रति क्या है? रिस्पॉन्सिबल है यार, जिम्मेदार है। देयर आर मैनी वेज इन विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड मेक गवर्नमेंट अंडरस्टैंड व्हाट एक्शन दे शुड टेक। और बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू इन विच यानी देयर आर मैनी, और भी बहुत सारे तरीके इन विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज, जिसमें जो लोग होते हैं अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते हैं। एंड मेक गवर्नमेंट अंडरस्टैंड, और गवर्नमेंट को समझाते हैं व्हाट एक्शन दे शुड टेक, यानी गवर्नमेंट को यह समझाते हैं कि उनको क्या एक्शन लेना चाहिए। दीज इंक्लूड, इसमें क्या आता है? धरना, रैली, स्ट्राइक, सिग्नेचर कैंपेन एक्सेट्रा। इनमें से और क्या 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 आता है? जैसे धरना, लोग धरना देते हैं, रैलियां करते हैं, निकालते हैं, फिर स्ट्राइक्स करते हैं, फिर सिग्नेचर कैंपेन निकालते हैं। ये सब थिंग्स दैट आर अनफेयर एंड अनजस्ट आर आल्सो ब्रॉट फॉरवर्ड। जो जो चीजें अनफेयर हैं और अनजस्ट हैं वो भी सामने आती हैं। अनफेयर मतलब गलत, और जो अनजस्ट मतलब न्याय संगत नहीं है। ठीक है। यानी जो बातें अनगलत होती हैं और जो न्याय संगत नहीं होती हैं वे भी सामने आती हैं। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड टीवी आल्सो प्ले अ रोल इन डिस्कसिंग गवर्नमेंट इशू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो न्यूज़पेपर्स है, जो मैगजीन्स है और जो टीवी है, ये भी बहुत एक रोल प्ले करते हैं
इसमें डिस्कसिंग गवर्नमेंट इशू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो गवर्नमेंट की इशू और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्कस करने में ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। While it is true that a democracy allows people to participate, it is also true that not all section of people are actually able to do so. While it is true, जबकि यह सत्य है, यह बात सही है कि एक डेमोक्रेसी क्या करता है, अलाउ करता है कि इस मतलब कि उस कंट्री में सारे लोग वोट दे सके या पीपल जो लोग हैं पार्टिसिपेट कर सकें। इट इज आल्सो ट्रू, बट यह भी सही है कि दैट नॉट ऑल सेक्शन ऑफ पीपल आर एक्चुअली एबल टू डू सो, कि सारे लोग ऑल सेक्शन ऑफ पीपल यानी लोगों का सारा सेक्शन जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है या यानी कि करने में असमर्थ है। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है, जैसे हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होती है कि मतलब सारे लोग को वोट देने का अधिकार होता है। बट यहाँ तक ये भी सही है कि सारे लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं, ऐसा नहीं कर पाते हैं। Another way for people to participate is by organizing themselves into social movement that seek to challenge the government and its functioning। यानी कि लोगों के लिए पार्टिसिपेशन का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे क्या करें, वे मूवमेंट्स करें, सोशल मूवमेंट्स करें जो गवर्नमेंट और उसके काम करने के जो तौर तरीके हैं उसको क्या करें, चैलेंज करें। मेंबर्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, दलित्स, आदिवासीज, वुमेन एंड अदर्स आर ऑफन एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस मैनर। यानी कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, दलित हैं और जो आदिवासी हैं और जो वुमेन्स हैं और जो अदर लोग हैं, वे नॉर्मली इसी तरीके में क्या करते हैं, इसी जो यही मैनर है इसी में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट कर पाते हैं। कौन सा? by into organizing themselves into social movement that seek to challenge the government and its function। यानी कि ऐसा मूवमेंट, ऐसा आंदोलन जिसमें जो कि गवर्नमेंट के कामों को और गवर्नमेंट के काम करने के तरीकों को क्या कर रहा हो, चैलेंज कर रहा हो। तो नॉर्मली जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं और दलित जो होते हैं, जो आदिवासी हैं और जो वुमेन्स हैं और अदर जो लोग हैं, वो नॉर्मली इसी तरीके में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। If a country's people are alert and interested in how the country is run, the democratic character of the government of that country will be stronger। If a country's people are alert, अगर किसी कंट्री के लोग जो है, जो वहाँ की जनता है, अलर्ट है और इंटरेस्टेड है इन हाउ द कंट्री इज रन, यानी कि कंट्री किस प्रकार चल रही है, किस प्रकार चलाई जा रही है, किस प्रकार गवर्न की जा रही है, उसमें भी ये इंटरेस्टेड है। द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री विल बी स्ट्रॉन्गर। तो उस कंट्री की गवर्नमेंट का जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर होगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर होगा। सो द नेक्स्ट टाइम वी सी अ रैली winding through the streets of our cities and towns or villages, we should pause to find out what the rally is about, who is participating in it and what they are protesting about। तो इसलिए अगली बार जब भी हम देखेंगे कि एक रैली, कोई भी रैली जो कि वाइंडिंग थ्रू द स्ट्रीट्स, यहाँ पे वाइंडिंग थ्रो का मतलब है कि जब गली से गुजरना, थ्रू द स्ट्रीट मतलब जो रैली होती है जब गली से गुजरती है, ऐसे करके गुजरती है, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, तो अगली बार जब भी हम अपने गांव में सिटीज यानी कि स्ट्रीट ऑफ और सिटी, यानी अगली बार जब भी हम अपनी सिटीज में, टाउन्स में या गांव की गलियों में कोई भी रैली जाते हुए देखेंगे तो वी शुड पॉज टू फाइंड आउट, हमको वहां पे किसी को रोक कर या कुछ भी या फाइंड आउट करना है कि व्हाट द रैली इज अबाउट, कि यह रैली जो है इसके लिए है, हु इज पार्टिसिपेटिंग इन इट, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब किस ग्रुप के लोग, कौन से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड व्हाट दे आर प्रोटेस्टिंग अबाउट, आखिर वे किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिस विल हेल्प टू गिव अस अ सेंस ऑफ हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क्स। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो कैसे काम करती है। ठीक है, तो अगली बार याद रखें, जब भी आप कोई रैली देखोगे अपने सिटी की स्ट्रीट से या टाउन की स्ट्रीट से या विलेज की स्ट्रीट से, कोई भी अगर रैली जा रही है तो आप उसमें से किसी से पूछो कि आखिर में रैली किस लिए है और कौन से लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वाई दे आर प्रोटेस्टिंग अबाउट, व्हाट दे आर प्रोटेस्टिंग अबाउट, वो किसके बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, अपने जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो विवाद होते हैं, उसका समाधान। इन माया स्टोरी यू रीड अबाउट हाउ कॉन्फ्लिक्ट कैन ऑफन लीड टू वायलेंस एंड डेथ बिकॉज वन ग्रुप डिसाइड दैट इट इज ऑल राइट टू यूज फोर्स टू प्रिवेंट द अदर ग्रुप फ्रॉम प्रोटेस्टिंग। जैसा कि आपने माया की स्टोरी में पढ़ा कि जो कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए या कॉन्फ्लिक्ट के समाधान के लिए कई बार हमको क्या क्या करते हैं कि फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एक जो ग्रुप है वह यह मान लेता है कि दूसरे ग्रुप को विरोध से रोकने के लिए फोर्स का इस्तेमाल करना उचित है।
conflict occur when people of different cultures, religions, regions, or economic background do not get along with each other, or when some among them feel they are being discriminated against. कॉन्फ्लिक्ट यानी कि विवाद, ऑकर मतलब आता है, उभरता है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट आखिर में कब आता है या कब उत्पन्न होता है? व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर, यानी कि डिफरेंट कल्चर, जब डिफरेंट कल्चर के लोग या डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग या डिफरेंट रीजन्स के लोग या डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग डू नॉट गेट अलॉन्ग विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते या एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते, और अथवा when some among them feel, जब उनमें से कुछ लोग ऐसा फील करते हैं कि वे क्या उनके प्रति क्या किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। पीपल में यूज वायलेंट मीन्स टू सेटल देयर डिफरेंसेस, तो जो लोग होते हैं वे अपने डिफरेंसेस को सेटल करने के लिए क्या करते हैं, कभी कभी वे वायलेंट मीन्स यूज करते हैं, यानी हिंसात्मक तरीके अपनाते हैं। दिस लीड टू फियर एंड टेंशन अमंग अदर्स लिविंग इन एन एरिया, यानी कि अब आप खुद सोचो कि अगर कोई एक एरिया है, यहाँ पे कुछ लोग इनसिक्योर फील कर रहे हैं या ऐसा सोच रहे हैं, उनको फील हो रहा है कि जो गवर्नमेंट है इनके प्रति क्या करे, डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, तो इन ग्रुप के लोग क्या करेंगे, कभी कभी ये क्या करते हैं कि हिंसात्मक तरीके यूज करते हैं। इससे क्या होगा, इस एरिया में और जो लोग रह रहे हैं, दूसरे दूसरे कल्चर या दूसरे रिलीजन या दूसरे इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग रह रहे हैं, उनके मन माइंड में क्या होगा, इससे फियर और टेंशन उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, तो हमने और क्या देखा कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी एक और है कि वे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में मदद करें। लेट्स रीड अबाउट सम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन आवर सोसाइटी एंड द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन रिजॉल्विंग। चलो हम कुछ कॉन्फ्लिक्ट अपनी सोसाइटी में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट के बारे में देखते हैं, एंड द रोल ऑफ गवर्नमेंट रिजॉल्विंग देम, कि गवर्नमेंट का रोल क्या है इसको रिजॉल्व करने में। Religious procession and celebration can sometimes lead to conflicts. रिलीजियस मतलब धार्मिक, प्रोसेशन मतलब जुलूस, जो जुलूस निकालते हैं, ठीक है, तो जो रिलीजियस प्रोसेशन होते हैं और जो सेलिब्रेशन होते हैं, इससे क्या होता है, कैन समटाइम लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, इससे भी कभी कभी क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, विवाद होता है। एग्जाम्पल के लिए, द रूट अ प्रोसेशन टेक्स में लीड टू अ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि द रूट अप्रोच, यानी कि जिस रूट से प्रोसेशन जा रहा हो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। द गवर्नमेंट, particularly the police, play an important role in getting representatives of concerned communities to meet and try and arrive at a solution. तो क्या होता है कि हमने क्या देखा कि जो रिलीजियस प्रोसेशन होता है और जो सेलिब्रेशन होता है, कभी इससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। तो एग्जाम्पल के लिए हमने देखा कि जो किस रूट से जो प्रोसेशन जाएगा, यानी जो रिलीजियस प्रोसेशन है या धार्मिक जो जुलूस है, वो किस रास्ते से जाएगा, कभी इसको लेके कंसर्न कम्युनिटीज में विवाद हो जाता है। यानी कि अभी सोचिए, यहाँ पे किसी और कम्युनिटी के लोग हैं, यहाँ से किसी और कम्युनिटी के की जो है के लोगों का जुलूस, रिलीजियस जुलूस जाला, तो यहाँ पे क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है, यहाँ के लोग जो रहते हैं नॉर्मली बोल देते हैं नहीं यहाँ से नहीं जाएगा, इससे क्या हो, एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया। एग्जाम्पल के लिए, द रूट अ प्रोसेशन टेक्स में लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि किस रूट से प्रोसेशन जाएगा, जुलूस जाएगा, उससे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। नॉर्मली तो इस केस में क्या होता है, जो गवर्नमेंट पार्टिकुलरली जो पुलिस होता है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, तो टू गेटिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंसर्न कम्युनिटीज टू मीट एंड ट्राई एंड अराइव एट ए सॉल्यूशन। तो इसमें जो है कि पार्टिकुलरली पुलिस का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। वो क्या करती है कि जो कंसर्न कम्युनिटीज है, कंसर्न कम्युनिटीज मतलब जो धार्मिक समुदाय की जो धार्मिक समुदाय है उसके जो वहाँ की कंसर्न कम्युनिटीज, यानी यहाँ की जो उसके कंसर्न कम्युनिटी है, रिप्रेजेंटेटिव हैं, कंसर्न कम्युनिटी के जो यहाँ की कंसर्न कम्युनिटीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी कि जो इस एरिया में जो कम्युनिटी है एक उसका रिप्रेजेंटेटिव, और जो जिस कम्युनिटी का एक जुलूस जा रहा है उसका रिप्रेजेंटेटिव को बुलाते हैं, मिलते हैं और एक सॉल्यूशन निकालते हैं। एट टाइम्स देयर इज फियर दैट वायलेंस में इरप्ट विद पीपल थ्रोइंग स्टोन्स आर ट्राइंग टू डिसरप्ट द प्रोसेशन। कभी कभी क्या होता है, जुलूस होता है उसको भड़कने का खतरा रहता है, ठीक है, तो में इरप्ट विद पीपल थ्रोइंग स्टोन, लोग क्या करते हैं कि इरप्ट मतलब भड़कना, यहाँ पे जैसे एट टाइम देयर इज फियर, कभी कभी डर रहता है, दी वायलेंस में इरप्ट, जो वायलेंस है वो इरप्ट हो सकता है, भड़क सकती है। विद पीपल थ्रोइंग स्टोन, लोग क्या करते हैं उस स्टोन फेंकने लगते हैं, आर ट्राइंग टू डिस्टर्ब द प्रोसेशन, जो प्रोसेशन होती है, जो रैली होती है या जुलूस होता है उस पे उसको क्या करते हैं, डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। द पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट वायलेंस डज नॉट टेक प्लेस, तो यहाँ पे पुलिस की जिम्मेदारी होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि यह इंश्योर करे कि कोई भी वायलेंस वहाँ पे नहीं होना चाहिए। रिवर्स टू कैन बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट, रिवर्स भी एक सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है दो स्टेट के बीच में। अ रिवर में बिगिन इन वन स्टेट
फ्लो थ्रू अनदर एंड एंड इन अ थर्ड। तो हो सकता है कि एक रिवर किसी एक स्टेट से, मतलब किसी एक स्टेट से, यहाँ स्टेट ए यहाँ से निकलती हो, ठीक है, और बी स्टेट से बहती हुई किसी सी स्टेट में जाके गिरती हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है तीनों स्टेट में। द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन डिफरेंट स्टेट दैट द रिवर गोज थ्रू इज बिकमिंग एन इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो जो रिवर जाती है तीन स्टेट से, यानी तीन स्टेट में जा रही है जो रिवर, उसके पानी को शेयर के लिए, यानी कि जो वहाँ की कंसर्न जो स्टेट हैं, उनमें पानी की शेयरिंग को लेके भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, यू मे हैव हर्ड अबाउट द कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, आपने कावेरी वाटर डिस्प्यूट सुना होगा, आप इसके बारे में देखते हैं। कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है, यानी कि कावेरी वाटर जो विवाद है, किससे किसके में है, कर्नाटका स्टेट और तमिलनाडु स्टेट के बीच में है। द वाटर स्टोर इन कृष्णा राजा सागर डैम in Karnataka is used for irrigating a number of districts and for meeting the needs of the city of Bengaluru। जो कृष्णा राजा सागर डैम है, ठीक है, तो इसमें जो पानी स्टोर होता है वो किसके काम में आता है, कर्नाटका में कृष्णा राजा सागर डैम है, तो इसका इज यूज फॉर इरिगेटिंग नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, कई डिस्ट्रिक्ट में इरिगेशन के लिए पानी यूज होता है, एंड फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ द सिटी ऑफ बेंगलुरु, और जो बेंगलुरु सिटी के लोग हैं उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस पानी का इस्तेमाल होता है। The water stored in Mettur Dam in Tamil Nadu is used for crops grown in the delta region of the state। जो मेत्तूर डैम है, कहाँ पे है ये, तमिलनाडु में है। यहाँ का जो पानी होता है वो किस लिए यूज होता है, फॉर क्रॉप्स ग्रोन इन डेल्टा रीजन ऑफ द स्टेट, उस स्टेट की डेल्टा रीजन में जो क्रॉप होती है उसके लिए यूज होता है, ठीक है। यानी कि इसी डैम मेत्तूर डैम, जो मेट्टूर डैम है, इसी में जो भरा हुआ पानी है, इस नदी के पानी से जो स्टेट का डेल्टा रीजन है उसमें सिंचाई होती है। A conflict arises because both dams are on the same river। अब बात आती है कॉन्फ्लिक्ट उभरा क्यों, क्यों अराइज हुआ, इसलिए अराइज हुआ क्योंकि जो दोनों डैम है सेम रिवर पे, यानी कि कावेरी रिवर पे है। The downstream dam in Tamil Nadu can only be filled up if water is released from the upstream one located in Karnataka। अब देखो भाई, दोनों जो डैम है दोनों की एक ही रिवर पे है, यानी कि कावेरी रिवर पे है। अब यहाँ पे एक डैम यहाँ पे है कर्नाटका में, दूसरा है यहाँ पे तमिलनाडु में। अब देखो सीधी सी बात है, जो तमिलनाडु में है, यानी कि जो डाउन स्ट्रीम में है, कावेरी रिवर इधर से आ रही है, ये ये वाला जो होगा, ये वाला इसको अप स्ट्रीम बोलेंगे, इधर का डाउन स्ट्रीम बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसी के तो क्या है, नीचे के साइड इधर वो फ्लो हो रही है तो इसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। तो जो डाउन स्ट्रीम पे डैम है, यहाँ पे पानी तभी रिसीव होगा जब यह अप स्ट्रीम पे जो डैम है, या कर्नाटका गवर्नमेंट जब यहाँ इस डैम से पानी रिलीज करेगी, यहाँ से जो रिवर का पानी है जाने देगी, तभी यहाँ पे पानी आएगा। इसलिए क्या हो, कॉन्फ्लिक्ट रिलीज हुआ, ठीक है। देयरफॉर इसलिए बोथ स्टेट कांट गेट एज मच वाटर एज दे नीड फॉर पीपल इन देयर स्टेट, इसलिए दोनों स्टेट उतना पानी नहीं पा पाते जितना कि उनकी सिटी में, उनके स्टेट में रहने वाले लोगों की जरूरत होती है। दिस लेड टू कॉन्फ्लिक्ट, इससे कॉन्फ्लिक्ट उभर गया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू स्टेप इन एंड सी दैट अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज वर्क आउट फॉर बोथ स्टेट्स। इससे क्या होता है कि जब सेंट्रल, यानी कि जब स्टेट गवर्नमेंट में विवाद होता है इसको लेकर, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसको स्टेप इन करना पड़ता है, यानी कि उसको कदम उठाना पड़ता है, ताकि वो दोनों स्टेट के लिए पानी का सही जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर पाए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जैसे कावेरी रिवर को दिया गया है कि कावेरी क्या है कि यहाँ से चल रही हो, यहाँ से कर्नाटका से निकलती है, ठीक है, और यहाँ पे तमिलनाडु में आके वो गिर रही है। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे कर्नाटका में एक डैम है अपस्ट्रीम पे, और दूसरा डैम है यहाँ पे, कहाँ पे, तमिलनाडु में, ठीक है। अब इस वाले डैम को पानी तो तभी मिल पाएगा ना जब यहाँ से एक कर्नाटका गवर्नमेंट डैम का पानी, यानी कि जो रिवर है, इस यहाँ का पानी जब रिलीज करेगी तभी ना इस डैम पे पानी पहुंच पाएगा। तो इसी वजह से क्या होता है, दोनों जो स्टेट हैं दोनों में विवाद चलता रहता है इस पानी को लेके। अब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये है कावेरी रिवर, एक कावेरी रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे तमिलनाडु है, ये जो येलो कलर में पूरा तमिलनाडु है, और इधर क्या है, इधर कर्नाटका है। तो कर्नाटका से इमर्ज होती है, यानी कि निकलती है वहां से, ठीक है। तो एक कर्नाटका से फ्लो होती हुई यहाँ तमिलनाडु से होती हुई क्या, कहाँ पे फाइनली फाइनली जो है कहाँ पे, तमिलनाडु में जा रही है। तो हुआ क्या कि यहाँ पे कर्नाटक, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है रिवर का, इसको क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम बोलते हैं। और जो लोअर वाला हिस्सा नीचे वाला होता है उसको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम क्यों बोलते हैं, क्योंकि नदी जो है ऐसे ऊपर से नीचे फ्लो हो रही है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कि यहाँ पे कौन सा डैम है, जो कर्नाटका में कृष्णा राजा सागर यहाँ पे डैम है, और यहाँ पे है मेट्रो डैम। मेट्रो डैम कहाँ पे है,
तमिलनाडु में। तो अब देखो जो मेट्रो डैम यहाँ पे है दोस्तों, अब भाई इस स्टेट को भी पानी की जरूरत है, अब इस स्टेट को भी पानी की जरूरत है, डजेंट मैटर कि किसको कितना है, ठीक है। तो अब कृष्णा जब मेट्रो डैम है यहाँ पे पानी कहाँ से आता है, मतलब यही रिवर से आ रहा है, बट कब आएगा, जब ये रिवर पूरा फ्लो हो रही है, ऐसे आ रही है तब। अब देखो बात आती है कि आखिर में कॉन्फ्लिक्ट क्यों चल रहा है भैया। यहाँ पे कृष्णा राजा सागर जो डैम है, ये वाला जब पानी आता है तो कृष्णा राजा सागर डैम में ही पानी रोक लिया जाता है, पूरा पानी पहुंच ही नहीं पाता तमिलनाडु। यानी कि इस डैम पे पानी तभी पहुंचेगा जब इस डैम से पानी रिलीज किया जाएगा, यानी कि कर्नाटका गवर्नमेंट जब यहाँ से पानी रिलीज करेगी तभी ना इस डैम पे पहुंच पाएगा। तो इसी को लेके बहुत ज्यादा विवाद हुआ होता रहता है। तो तब इस जब ऐसा विवाद होता है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आती है और डिसाइड करती है किस स्टेट को कितना पानी देना है। और दोस्तों ये जो दोनों स्टेट में जो विवाद चला, जो डिस्प्यूट चला है, लगभग आज से 30 साल से ही लगातार ये डिस्प्यूट चलता ही रहा है। इक्वलिटी एंड जस्टिस, यानी कि इक्वलिटी एंड जस्टिस, वन ऑफ द की आइडियाज ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इट्स कमिटमेंट टू इक्वलिटी एंड जस्टिस। की आइडियाज मतलब मुख्य विचार, की मतलब मुख्य होता है, ठीक है। वन ऑफ द की आइडिया, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के मुख्य विचारों में से एक विचार क्या है, इज इट्स कमिटमेंट टू इक्वलिटी एंड जस्टिस। यानी इसका कमिटमेंट मतलब क्या, तो विचारबद्ध, वचनबद्ध, ठीक है। यानी कि इसका जो इक्वलिटी और जस्टिस को लेकर कमिटमेंट होता है वह इसका एक वन ऑफ द की आइडियाज होता है, ठीक है। इक्वलिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल। इनसेपरेबल मतलब इसको अलग ना किया जा सके। तो इक्वलिटी और जो जस्टिस है उनको अलग नहीं किया जा सकता। The earlier practice of untouchability is now banned by law। जो अर्लियर प्रैक्टिस यानी कि जो पहले प्रैक्टिस थी, जो पहले प्रथा थी अनटचेबिलिटी की, वह अब क्या है, लॉ के द्वारा बैन की जा चुकी है। दिस ग्रुप ऑफ पीपल वर डिनाइड एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल फैसिलिटीज एंड इवन द चांस टू ऑफर प्रेयर्स। अब बात आती कि दिस ग्रुप ऑफ पीपल यानी कौन से, जो अनटचेबिलिटी, जो अनटचेबल लोग थे, तो उन लोगों को क्या हुआ था कि वह डिनाइड एजुकेशन, को एजुकेशन नहीं दी जाती थी, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम फैसिलिटीज नहीं दी जाती थी, मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं दी जाती थी, एंड इवन द चांस टू ऑफर प्रेयर्स, यहाँ तक कि वो प्रेयर्स भी नहीं कर सकते थे, उनको डिनाई कर दिया गया था। डॉक्टर अंबेडकर whom you have read about earlier in this book, डॉक्टर अंबेडकर जिसके बारे में हमने पढ़ा था, एंड मैनी अदर्स लाइक हिम, और उन्हीं उनके जैसे और बहुत सारे लोग, रियलाइज that such practices must not continue and that justice can only be achieved when people are treated equally। तो उन्होंने क्या बोला, जैसे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे और उनके जैसे बहुत सारे लोग थे, उन्होंने रियलाइज किया कि ऐसी प्रैक्टिस, जो ऐसी प्रथा है समाज में, मस्ट नॉट कंटिन्यू, कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए, एंड दैट जस्टिस कैन ओनली बी अचीव, कि जस्टिस तभी अचीव हो सकता है व्हेन पीपल आर ट्रीटेड इक्वली, कि जब सारे लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए। सीधी सी बात है, जस्टिस मतलब न्याय। न्याय कब होता है, जब सारे लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए, तब उस वही तो जस्टिस है। द गवर्नमेंट आल्सो रिकॉग्नाइज दिस, गवर्नमेंट ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया, एंड मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर ग्रुप्स विद इन सोसाइटी दैट आर अनइक्वल। और उन लोगों के लिए, उन ग्रुप्स ऑफ पीपल के लिए जो कि सोसाइटी में थे और अनइक्वल थे, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया। एग्जाम्पल के लिए, इन आवर सोसाइटी देयर इज अ जनरल टेंडेंसी टू वैल्यू एंड केयर फॉर द बॉय चाइल्ड मोर देन द गर्ल चाइल्ड। जैसे फॉर इंस्टेंस, यानी कि एग्जाम्पल के लिए हमारी सोसाइटी में ना एक टेंडेंसी, एक जनरल टेंडेंसी लोगों में बनी हुई है कि वे जो बॉय चाइल्ड होता है, यानी जो लड़के होते हैं, जब वो छोटे रहते हैं तो उनको ज्यादा वैल्यू दी जाती है कंपेरिजन देन द गर्ल चाइल्ड, यानी कि लड़कियों से ज्यादा वैल्यू दी जाती है। दिस मीन्स, इसका मतलब, दैट सोसाइटी डज नॉट वैल्यू द गर्ल एंड बॉय चाइल्ड इक्वली एंड दिस इज अनजस्ट। अब इसका मतलब क्या है कि जो सोसाइटी है गर्ल चाइल्ड को और बॉय चाइल्ड को इक्वली नहीं ट्रीट कर रही है, एंड दिस इज अनजस्ट, यह क्या है, न्याय संगत नहीं है, संगत है। इन दिस कंटेक्स्ट द गवर्नमेंट स्टेप इन टू प्रमोट जस्टिस बाय प्रोवाइडिंग स्पेशल प्रोविजन दैट कैन इनेबल गर्ल्स टू ओवरकम द इनजस्टिस दैट दे आर सब्जेक्टेड टू। तो हमने क्या देखा कि जो समाज है, जो हमारी सोसाइटी है, वो लड़कों यानी गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड या लड़कों लड़कियों को इक्वली वैल्यू नहीं देता। तो इस धारणा को गलत, यह जो धारणा है क्या है, गलत है, ठीक है, और न्यायपूर्ण नहीं है। तो इसे दूर करने के लिए या इसे सोसाइटी से हटाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिए हैं या कुछ कदम उठाए हैं, और गवर्नमेंट ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं, कुछ स्पेशल प्रावधान दिए हैं, जिससे कि जो गर्ल्स हैं अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। Thus, it is possible that fees for girls might be waived or lowered in government schools or colleges। वेव्ड मतलब होता है माफ करना या खत्म करना। तो एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं कि वो स्पेशल प्रोविजन गर्ल्स के लिए क्या है।
वो स्पेशल प्रोविजन ये है कि जो गर्ल्स की फीस है, कहाँ पे जो गर्ल्स की फी है पढ़ाई की, स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में या गवर्नमेंट कॉलेज में या तो खत्म कर दी गई, मतलब माफ कर दी गई है, या थोड़ा कम कर दी गई है। किसके कंपेरिजन में? बॉयज के कंपेरिजन में। तो फाइनली दोस्तों, हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया और आशा करता हूँ कि आपको भी यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।